इतनी प्रचंड कि मानो धरती के भीतर कोई कैद शक्ति जाग उठी हो। उस रोशनी के बीच से एक पुरानी किताब आकर सार्थक के नजरों के सामने थम गई। उसके ऊपर चमकते अक्षरों में लिखा था, नाग ग्रंथ। अचानक किताब के भीतर से एक विशाल नाग निकल आया। फन ऊंचा उठाए वो सार्थक के सामने खड़ा हो गया। सार्थक की सांसें थम सी गई, लेकिन तभी वो नाग रूप बदलने लगा। उसका फन धीरे धीरे एक सुंदर स्त्री का चेहरा लेने लगा। पल भर में उसके सामने एक अद्भुत आकृति खड़ी थी, आधी स्त्री और आधी नागिन की। उस नाग कन्या की आंखों में रहस्यमय चमक थी और उसकी आवाज इतनी मनमोहक थी कि हवा तक थम गई। उसने सार्थक को देखते हुए कहा, डरो मत सार्थक, मैं नागेश्वरी हूं, नाग ग्रंथ की रक्षिका। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें तुम्हारी सच्चाई से रूबरू करवाऊं। सच्चाई? कैसी सच्चाई? सार्थक सवालिया अंदाज में कहता है। सार्थक के होठ कांप उठे और उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। हाँ सार्थक, तुम नागवंश के अंतिम उत्तराधिकारी हो। तुम्हारे शरीर में साधारण रक्त नहीं, बल्कि नाग माता का खून बह रहा है। तुम एक नष्ट हो रहे वंश की अंतिम आशा हो सार्थक, जिसका जन्म युद्ध की आंधी में हुआ और जो इस युद्ध का अंत करेगा। सार्थक सवालिया अंदाज में कहता है, नागवंश? कैसा नागवंश? नागेश्वरी उसे बताती है कि इस धरती से दूर नागों का एक अपना लोक है, जिसके कुल का नाम है नागवंश। बहुत समय पहले नागलोक एक शानदार दुनिया थी। सुनहरे महल, चमकती नदियां और नागों की अद्भुत शक्तियां। नागराज वासुकी वहां के राजा थे और उनके नेतृत्व में नागवंश खुश था। उनकी प्रजा के पास केवल विष ही नहीं, बल्कि नाग विद्या भी थी। एक ऐसी विद्या जो जीवन बचा सकती थी, घाव भर सकती थी और युद्ध में दुश्मनों को परास्त कर सकती थी। उनके पास एक किताब थी जिसका नाम था नाग ग्रंथ, जिसमें नागों की सारी रक्षा और शक्ति की विधा लिखी हुई थी। नागलोक के राज्यसभा भवन में उस दिन दीपों का उजाला और जल ध्वनि गूंज रही थी। नागराज वासुकी अपने सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर उनके मंत्रीगण, सेनापति और विद्वान नाग बैठे हुए थे। उसी समय सभा के द्वार पर एक अजनबी छाया पड़ी। वो लंबा, चौड़े कंधों वाला और धधकती आंखों वाला योद्धा था। उसके चेहरे पर वीरता की कठोर रेखाएं थी, पर उसकी मुस्कान बड़ी विनम्र प्रतीत होती थी। उसके हाथ में त्रिशूल और कमर पर तलवार चमक रही थी। वो गहरे नीले वस्त्र पहने हुए आगे बढ़ा। उस आदमी ने सिर झुकाकर शांत स्वर में कहा, जय नागराज वासुकी, मैं कालासुर हूं, राक्षस कुल का योद्धा। परंतु मैं राक्षसों के पापी मार्ग से अलग हूं। मैं आपके यहाँ शरण चाहता हूं, क्योंकि मैंने सुना है कि नाग सदा धर्म और मित्रता निभाते हैं। सभा में हलचल मच गई। सभी नागमंत्री फुसफुसाने लगे। एक नागमंत्री ने कहा, राक्षस और शरण मांगने आया है। दूसरे मंत्री ने धीरे से पूछा, कहीं ये छल तो नहीं? नागराज ने हाथ उठाकर सभा को शांत किया और विनम्रता से पूछा, कालासुर, तेरी आंखों में छल नहीं दिखता, किंतु राक्षस कुल का इतिहास विश्वासघात से भरा है। हमें तेरे उद्देश्य पर संदेह है। कालासुर ने अपनी हथेली पर खंजर चलाया। रक्त की धारा बहने लगी। उसने उसे सभा के बीच फैला दिया और कहा, मेरे रक्त को परख लीजिए नागराज। मैं विश्वास दिलाता हूं, आज से मेरा जीवन नागवंश के लिए समर्पित है। अगर कभी धोखा दूं तो ये रक्त मुझे ही जला दे। सभा में मौन छा गया। कई नाग उसकी वीरता और आत्मसमर्पण देखकर प्रभावित हुए। इस घटना के बाद नागराज ने उसे सेना में स्थान दिया। वो युद्ध भूमि में कई बार असुरों के खिलाफ नागों के साथ लड़ा। जब जब असुर दलों ने अचानक हमला किया तो कालासुर सबसे आगे खड़ा होकर उन पर प्रहार करता। उसकी गूंजती गर्जना और वीरता से कई नाग उसे अपना भाई मानने लगे। उसके कौशल को देखकर सेनापति नील नाग ने कहा, कालासुर, तेरे बिना ये युद्ध हम हार जाते। तू सचमुच नागवंश का सच्चा मित्र है।
कालासुर ने मुस्कुराकर कहा, भाई नीलनाग, अब तो मित्रता ही मेरा धर्म है। नाग लोग अब मेरा घर है। इसके ऊपर होने वाले हर वार से पहले मैं ही निपटूंगा। उसके शब्दों ने सबके मन को जीत लिया। धीरे धीरे कालासुर को राज्यसभा में भी स्थान मिलने लगा। वो नागराज के पास बैठने लगा, सलाह देने लगा, पर असलियत कुछ और थी। कालासुर का मित्र और गुप्त साथी था मायासुर, भ्रम और छल का महारथी। उसके पास ऐसी शक्ति थी कि वो किसी भी नाग का रूप धर सकता था, किसी भी दृश्य को बदल सकता था और साथ ही किसी के भी दिमाग पर कब्जा कर सकता था। एक रात नागलोक के बाहर अंधकार में कालासुर और मायासुर मिले। मायासुर ने कहा, हाँ, तो नागों ने आपको गले लगा लिया? कालासुर ने जवाब दिया, हाँ, वो भोले हैं। उनके लिए वीरता का दिखावा और मीठे शब्द ही काफी है। अब वो मुझे भाई कहते हैं। मैंने उनकी कमजोरी जान ली है और अब समय आ गया है कि हम आज रात अपनी सेना के साथ हमला बोल दें। क्या तुम तैयार हो? मायासुर ने हामी में सर हिलाया और वो दोनों जंगल की तरफ चले गए। नागलोक की धरती उस रात अजीब सी स्तब्ध थी। चांद भी जैसे आकाश से गायब हो गया था। अमावस्या की रात थी। नागराज वासुकी अपने महल की सभा में ध्यान मग्न बैठे थे। उनके सामने जलते दीपों की लौ डगमगा रही थी। उनकी आत्मा को एक अजीब सी बेचैनी घेर रही थी। इसी बीच सभा का द्वार जोर से खुला। वहां खड़ा था कालासुर, पर आज उसके चेहरे पर पहले जैसी विनम्रता नहीं थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह धधक रही थी और उसके पीछे अंधकार से जन्मे प्रेत राक्षस खड़े थे। वासुकी ने कठोर स्वर में कहा, कालासुर, ये कैसा रूप है तेरा? तू तो मित्र बनकर आया था। कालासुर की कुटिल हंसी गूंज उठी। मित्र नहीं वासुकी, मैं शत्रु था, हूं और रहूंगा। मुझे चाहिए था नाग ग्रंथ और नागवंश की शक्ति, और अब ये दोनों मेरे सामने है। सभा में हलचल मच गई। नाग मंत्री और योद्धा फन फैलाकर खड़े हो गए। सेनापति नीलनाग ने कहा, धोखेबाज, तूने हमारी दोस्ती को छल से तोड़ा। कालासुर ने गरज कर कहा, दोस्ती? दोस्ती नहीं, मूर्खता। अब देखो मेरी असली शक्ति। उसने दोनों हाथ उठाए। आकाश फट पड़ा। गर्जन हुआ। धरती कांप उठी। अंधकार से एक विशाल राक्षस सेना प्रकट हुई, जिनके कंकालों जैसे देह और लहू से सनी आंखें थी और उनके हाथों में काले अस्त्र थे। और उसी क्षण आकाश में प्रकट हुआ मायासुर। उसका रूप धुंधला था, पर उसकी आंखों में छल का समुद्र था। वासुकी सिंहासन से उठे। उन्होंने अपना विशाल फन फैलाया और गूंजती आवाज में कहा, कालासुर, ये विश्वासघात है। आज धर्म के लिए और सत्य के लिए युद्ध होगा। उन्होंने शंख बजाया। नागलोक की गुफाएं गूंज उठी। नाग योद्धा बिजली की गति से रणभूमि की ओर दौड़े। उनके फन से प्रकाश की लहरें उठी, मंत्र गूंजे, तांत्रिक आभाएं प्रकट हुई। इसी बीच सेनापति ने मंत्रों से नाग ग्रंथ को धरती लोक पर रह रही त्रिलोक्या, जो कि सार्थक की मां है, उसके पास भेज दिया ताकि नाग ग्रंथ सुरक्षित रहे। इधर युद्ध भूमि में सब कुछ कांप रहा था। आसमान रक्तमय हो उठा था। नागों और राक्षसों की टक्कर से बिजली और अंधकार आपस में भिड़ने लगे। रणभूमि के बीच वासुकी और कालासुर आमने सामने खड़े थे। इसी बीच मायासुर ने माया रच दी। नागों को दिखाई देने लगा कि उनके अपने ही साथी उन्हें धोखा दे रहे हैं। एक नाग सैनिक भ्रम में कहता है, अरे सेनापति नीलनाग ही हमें मार रहे हैं। दूसरा सैनिक कहता है, वज्रनाग ने राक्षसों से हाथ मिला लिया है। वो सभी आपस में ही भिड़ गए। नाग सेना बिखरने लगी। वासुकी ने गरजते हुए कहा, कालासुर, तूने मित्रता का अपमान किया है। आज मैं तेरे विश्वासघात की तुझे सजा दूंगा।
कालासुर ने अहंकार में कहा, सजा वासुकी, तेरा वंश अब मिटने वाला है। देख, तेरा हर योद्धा अपने ही साथी पर शक कर रहा है। यहाँ तक कि तेरे मंत्री भी एक दूसरे पर तलवार उठाने को तैयार हैं। मायासुर की माया ने तेरे नागलोक को भीतर से तोड़ दिया है। वासुकी ने बिजली का प्रहार किया। आकाश फट पड़ा। नीली ज्वाला कालासुर की ओर बढ़ी। कालासुर ने हाथ फैलाकर अंधकार की दीवार खड़ी की। बिजली उसमें समा गई। कालासुर ने गरज कर पूछा, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा पाओगे वासुकी? उसने काले ज्वालाओं का गोला फेंका और धरती फट गई। नाग योद्धा चीखने लगे। वासुकी ने अपना पूरा बल लगाया। उसका फन आकाश तक फैल गया। उन्होंने दिव्य मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश से बिजली की हजारों धाराएं गिरी। कई राक्षस राख हो गए। कालासुर ने भी अपनी पूरी शक्ति लगाई। उसकी आंखों से अंधकार की किरणें निकली। दोनों की टक्करों से पूरा नागलोक हिल गया। पर धीरे धीरे वासुकी अकेले पड़ गए। नाग सैनिक आपस में लड़ रहे थे। कई मारे जा चुके थे। वासुकी अब अकेले कालासुर और उसकी सेना से जूझ रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, पर स्वर में गर्व अभी भी था। मैं हार सकता हूं कालासुर, पर नाग वंश कभी नहीं मिटेगा। नाग ग्रंथ हमारे रक्त से जुड़ा है। जब तक एक नाग भी जीवित है, ये वंश जीवित रहेगा। देख लेना, तुम्हें खत्म करने नाग वंश का योद्धा आएगा। उन्होंने बिजली की अंतिम ज्वाला छोड़ी, पर उससे कालासुर पर कोई असर न पड़ा। परंतु कालासुर के जादुई हमले के बाद वासुकी गिर पड़े। उनका फन जमीन पर फैला और उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। रणभूमि मौन हो गई। नागलोक का स्वर्णिम युग उस रात समाप्त हो गया। कालासुर ने आकाश की ओर हाथ उठाए और जोश से बोला, नागराज मर चुका है। नागलोक अब मेरा है। नाग ग्रंथ अब मेरे अधीन होगा। नागेश्वरी ने सार्थक को उस त्रासदी की पूरी कहानी सुना दी। उसकी आंखें गीली हो चुकी थी। एक बदला उसके मन में भी पल रहा था, लेकिन सार्थक को तो जैसे उसकी बातों पर यकीन ही नहीं था। तभी सार्थक कह पड़ता है, तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? ये राक्षस, ये युद्ध, ये सब कोई पुरानी कथा लगती है। इसका मुझसे क्या लेना देना? नागेश्वरी कहती है, क्योंकि सार्थक वो त्रिलोक्य जिसके पास सेनापति ने नाग ग्रंथ भेजा था, वो कोई और नहीं, तुम्हारी माँ थी। सार्थक मौन हो गया। वो पूरी घटना को समझने की कोशिश कर रहा था। नागेश्वरी आगे कहती हैं, जिस इंसान ने तुम्हारे माँ बाप को मारा और इस गांव का ये हाल किया, वो कोई और नहीं, मायासुर ही था, जिसे कालासुर ने भेजा था। मैं इस ग्रंथ को कई सालों से धरती के नीचे छिपाए बैठी थी, ताकि मायासुर और कालासुर के हाथों में ये ग्रंथ कभी न जाए। अगर ये ग्रंथ उनके हाथ में लग गया तो सब तबाह हो जाएगा। वो इस सृष्टि का विनाश कर देंगे। सार्थक को यूं अब भी चुपचाप देखकर नागेश्वरी फिर कहती है, सार्थक, ये कहानी नहीं, सत्य है। और तुम नागवंश के अंतिम योद्धा हो। तुम्हारी नसों में वही रक्त बह रहा है। तुम्हारा जन्म ही इसीलिए हुआ है कि तुम नाग ग्रंथ की रक्षा करो। मायासुर इस धरती पर अभी भी नाग ग्रंथ का इंतजार कर रहा है और तपस्या करके खुद को और शक्तिशाली कर रहा है। तुम्हें ही नाग ग्रंथ की रक्षा करनी पड़ेगी सार्थक। माता पिता के जाने के बाद सार्थक के मन में अनेक सवाल घूमते रहते थे। जाते जाते उसकी माँ ने उस ग्रंथ का जिक्र किया था, एक ऐसा ग्रंथ जो उसकी पहचान और उसके भाग्य से जुड़ा था। लेकिन बचपन से अब तक उसने ना तो वैसा कोई ग्रंथ देखा था और ना ही ये समझ पाया था कि उसे कहाँ ढूंढे, किससे पूछे। कई बार तो उसे लगता था शायद वैसा कोई ग्रंथ था ही नहीं। हो सकता है माँ की कोई अधूरी कहानी रही हो या फिर बस एक सपना। लेकिन आज जैसे बीते हुए अध्याय के सारे पन्ने उसके सामने पलट चुके थे। सार्थक भय और विस्मय से नाग ग्रंथ को निहार ही रहा था कि अचानक उसकी मां की आवाज कानों में गूंजने लगी, सार्थक,
नाग ग्रंथ की रक्षा करना, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। मुझे वचन दो बेटा, वचन दो। कपकपाते हाथों से सार्थक ने नाग ग्रंथ को उठाया। उसका स्पर्श ठंडा और रहस्यमय था। उसने धीरे से पहला पन्ना खोला। सामने लिखा था, नाग ग्रंथ खुलेगा उसी के लिए जिसकी रगों में नागवंश का रक्त बहे। लहू ही इसकी चाबी है, बाकी सबके लिए ये शून्य। सार्थक ने नाग ग्रंथ को कसकर अपनी हथेली में थामते हुए आंखें चमकाते हुए कहा, अब चाहे कोई भी राक्षस आ जाए, मैं मरते दम तक इस ग्रंथ की रक्षा करूंगा। नागवंशी खून को मिटने नहीं दूंगा। उसके शब्द हवा में गूंज रहे थे। उसकी आवाज में गुस्सा, दृढ़ता और जिम्मेदारी की शक्ति झलक रही थी। तभी जैसे कहीं अंधेरे से उठती हुई धुंध से एक धीमी रहस्यमयी आवाज गूंजी, आखिरकार तुम मिल गई। आखिर किसकी थी ये आवाज? क्या नाग ग्रंथ के वापस आने से राक्षस